देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौत दोस्तों चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम बताएंगे जहां पर राहुल गांधी ने देश के सभी लोगों के लिए बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दोस्तों बताएंगे ऐसी क्या भविष्यवाणी की है राहुल गांधी ने दोस्तों, जिससे डर के हालात पैदा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो बोलते हैं वो होता है, इससे और ज्यादा डर का माहौल फैल रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके बयान से किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट तब जहां पर कांग्रेस ने चलाया अपना हंटर, तो अब नेता आकर बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया था आपके खिलाफ वोट। बताएंगे कैसे विधायकों ने अब लाइन लगाकर माफी मांगना शुरू कर दिया है दोस्तों, और के बयान पर भड़क गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, जबरदस्त तरीके का किया गया आंदोलन। दोस्तों इसी के साथ में एसआईआर से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ बताएंगे कैसे उत्तम नगर के अंदर राहुल गांधी के बयान का बड़ा असर हुआ। दोस्तों पुलिस प्रशासन के ऊपर बाद में फूल भी बरसाएंगे और इस बारे में डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि ईरान और आखिरकार इजराइल के बीच में युद्ध कहां तक पहुंचा है। बताएंगे 22वें दिन को लेकर रात में किस तरीके के हुए हैं नए बड़े धमाके। दोस्तों न्यूक्लियर फैसिलिटी तक उड़ाने की बड़ी अपडेट आ रही है। बताएंगे इसके बाद सऊदी अरब की ओर से कैसे ईरान को लेकर भी एक आदेश जारी किया गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं और राहुल गांधी की भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती और इसीलिए कह सकते हैं कि देश के ऊपर एक भारी संकट आया हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने जब भी भविष्यवाणी की है दोस्तों देश के अंदर सही साबित हुआ है। राहुल गांधी ने बताया था कि अंबानी और अडानी का जो हुआ बना हुआ है वो एक बबल है और ये बात एकदम सही साबित हुई थी दोस्तों। अडानी जो लाखों करोड़ रुपए छाप रहे थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही पूरी तरीके से अडानी का बंटाधार हो जाता है और अडानी का बिजनेस चारों खाने चित्त हो जाता है दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी ने किसानों के कानून को लेकर देश को चेताया था कि इससे किसान बर्बाद होंगे और यही देखने को मिला दोस्तों। फिर अमेरिका के साथ मोदी के व्यापारिक समझौते को लेकर भी राहुल गांधी ने देश को चेतावनी दी थी और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखाई देने लगा है। किसान अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विरोध कर रहे हैं दोस्तों। चाइना को लेकर भी राहुल गांधी ने भारत को चेतावनी दी थी और इसके बाद अब राहुल गांधी ने एक और भविष्यवाणी की है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं देश के लिए एक खतरे की घंटी है। राहुल कहते हैं कि रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ जाना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, आने वाले महंगाई के साफ संकेत है। सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए लेकिन हकीकत यह है कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे और एमएसएमई यानी मझले और छोटे उद्योग इस पर सबसे बड़ी चोट पहुंचेगी। रोजमर्रा की जो चीजें हम खरीदते हैं उसके दाम बढ़ेंगे और एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है भारत के शेयर मार्केट के अंदर वो तेजी से बाहर निकलेगा, जिससे भारत का शेयर मार्केट नीचे की तरफ तेजी से जाएगा और हर परिवार की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। गहरा असर पड़ना पूरी तरीके से तय है, ये सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जाएगी और मोदी सरकार के पास ना तो कोई दिशा है ना रणनीति है, सिर्फ बयानबाजी है। सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कह रही है, सवाल ये है कि आपकी थाली में क्या बचा हुआ है। राहुल गांधी के इस बयान पर एक बात तय हो गई है दोस्तों कि राहुल गांधी ने देश को एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दी है और राहुल की चेतावनी मतलब तरह की घंटी देश में बज चुकी है दोस्तों। बीजेपी के लोग चाहे कितना मना करे, क्योंकि कोरोना के टाइम में राहुल गांधी एकमात्र नेता थे जिन्होंने कहा था कि एक बड़ी लहर देश में आ रही है और भाजपा की सरकार ने राहुल गांधी के बयान के बाद कहा था कि सब कुछ कंट्रोल है और उसके बाद आपने देखा दोस्तों कि देश में किस तरीके की त्राहिमाम वाली स्थिति हो गई और इसीलिए राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी है। तो अब इस पूरे मामले पर सब लोगों को बचकर चलना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये चेतावनी डरावनी जरूर है लेकिन सच्चाई यही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने हंटर चलाना शुरू किया, तो कांग्रेस के अब जो नेता थे दोस्तों वे सबके सब बोलने लगे कि उन्होंने कोई क्रॉस वोट नहीं किया और हाथ पैर जोड़ने लगे। अपडेट ये है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर हालिया राज्यसभा के चुनाव में 2 सीटों को लेकर हुए जबरदस्त घमासान में कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया, यानी भाजपा को वोट कर दिया दोस्तों। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इन 5 के 5 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया और इनसे कहा कि आप लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधि की है तो क्यों ना आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसके बाद अब इन लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। इनमें से कोई भी विधायक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसने बीजेपी को वोट किया है, यानी पूरी तरीके से डरे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी कार्रवाई कर देगी, पार्टी से निकाल देगी तो सीट खाली हो जाएगा और उपचुनाव होगा। और जब उपचुनाव होता है तो कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि जो नेता कांग्रेस से भागकर दूसरी पार्टी में जाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो फिर वो अगली बार जीत कर आता नहीं है, क्योंकि पूरे कार्यकर्ता दमखम से अब हराते हैं। और ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जहां जो पार्टी छोड़कर गया या जिसने पार्टी के विरोध में काम किया उसको पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर निपटाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि शैली चौधरी अब कह रही है कि उन्होंने कभी भी भाजपा को वोट दिया ही नहीं, क्रॉस वोट तो किया ही नहीं, मैंने तो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। ऐसे ही और भी विधायक बोल रहे कि मैंने भी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था लेकिन भूपेंद्र
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारा नोट कर लिया था कि किन किन ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, किन किन ने पार्टी के सपोर्ट में वोट दिया है दोस्तों। इन सब के नंबर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद अब ये नेता आकर बोलते हैं कि उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं किया। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है कि किसने किया है और फिर उसके बाद नोटिस जारी किया गया है। तो अब कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा, सबको पता चल चुका है कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे विधायकों को तुरंत सस्पेंड करके इनकी सदस्यता रद्द करवा के दोबारा से उपचुनाव कराकर इनको चुनाव में हराकर घर बिठाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में यह बात क्लियर हो गई है, जो पार्टी के लिए वफादार नहीं है उसका पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कंगना के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा प्रकट होता हुआ दिखाई देने लगा है। कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड के अंदर सेवा दल ने जोरदार प्रदर्शन किया और कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष मनमोहन शर्मा के नेतृत्व में वर्कर गांधी मैदान में इकट्ठा हुए और कंगना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा गया कि कंगना को अपनी जुबान संभालकर बोलना चाहिए और राहुल गांधी के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। कांग्रेस के वर्कर काफी नाराज है और कंगना ने अगर बदतमीजी के बोल फिर से बोलने की कोशिश की तो फिर कार्यकर्ता और बड़ा आंदोलन करेंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के बयान के बाद उत्तम नगर के अंदर एक परिंदा पर मारता हुआ नजर नहीं आया। दोस्तों अपडेट यह है कि 21 तारीख को पूरे धूमधाम के साथ में बीते दिन ईद मनाया गया। दोस्तों दुनिया भर के अंदर ईद का जश्न मनाया गया। ऐसे में ईद के मौके पर उत्तम नगर को लेकर सबसे ज्यादा लोगों के मन में चिंताएं थी कि कहीं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर दंगे न भड़काए जाए। दोस्तों जिस तरीके का माहौल बनाया गया था, सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक वीडियो बनाकर धमकियां दी जा रही थी। दोस्तों ईद के मौके पर होली मनाने के दावे किए जा रहे थे, यानी पूरी तरीके से दंगे भड़काने की एक बड़ी साजिश नजर आ रही थी। राहुल गांधी ने 21 तारीख को ईद से पहले 19 तारीख को एक पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक नौजवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है और उन्हें खून खराबा नहीं चाहिए। केवल बीजेपी और इसका इकोसिस्टम चाहता है कि ये हालात बिगड़े। यहाँ पर जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुस्लिम में उलझा रहे, ताकि लोग ये सवाल ना पूछे कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगे जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों से अनुरोध है कि किसी बहकावे में न आए। देश की शक्ति हमारी एकता और भाईचारा और मोहब्बत है। राहुल गांधी ने जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया दोस्तों, जिसका असर भी होता हुआ दिखाई दिया। बीते दिन जब उत्तम नगर के अंदर ईद मनाई गई दोस्तों, तो धूमधाम से ईद मनाई गई और कहीं किसी भी तरीके का परिंदा पर मारता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि नेता विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। तो दिल्ली पुलिस के भी कान पर जू रेंगनी शुरू हो गई और दिल्ली पुलिस ने भी आखिरकार कदम उठाए दोस्तों। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस वालों की तारीफ की और पुलिस वालों के ऊपर फूल की बारिश करते हुए कहा कि पुलिस वालों ने अच्छा काम किया है, अमन चैन को बरकरार रखा है और पूरी तरीके से दंगे भड़काने की सारी कोशिशों को बर्बाद कर दिया गया दोस्तों। और उत्तम नगर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाया गया। उत्तम नगर में भारी तैनाती के साथ में दिल्ली को जलाने की साजिश करने वाले लोगों को पूरी तरीके से फेल कर दिया गया दोस्तों। और राहुल गांधी की अपील के बाद इतना असर हुआ कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर भड़कने लगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने राहुल गांधी पर तुष्टिकरण करने के आरोप लगा दिए और तमाम तरीके की बातें बोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए दोस्तों, तो उल्टा सीधा बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की अपील का ही असर दिल्ली में देखने को मिला तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर, जंग को लेकर क्या क्या बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। कहां पर ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है और किस तरीके के हालात बने हुए हैं दोस्तों, डिटेल में अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल खबर यह है कि 22वें दिन ये पता चलता है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी, यानी जहां पर न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं ईरान के, वहां पर हमला किया गया था इजराइल के द्वारा दोस्तों। लेकिन रात होते होते ईरान ने अपना बदला पूरा कर लिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो डिमोना में आकर लगा, यानी दक्षिण इजराइल का एक इलाका डिमोना है, जहां पर ईरान का मिसाइल जब पहुंचा दोस्तों, तो उसे मारने के लिए इजराइल ने 2 इंटरसेप्टर भेजे, यानी जमीन से 2 मिसाइलें मारी ताकि ईरान के मिसाइल को ऊपर में मारकर गिरा दिया जाए। लेकिन ईरान के मिसाइल को इजराइल का मिसाइल नहीं रोक पाया और ईरान का मिसाइल सीधे जाकर डिमोना के एक इलाके में फटा दोस्तों, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो आनी शुरू हो गई और धमाका इतना तेज था कि दूर दराज के इलाकों में सुना गया दोस्तों, जिसके बाद हालात काफी खराब हो गए। और कई लोगों ने बताया कि डिमोना जो इलाका है इजराइल के अंदर, वहां पर 90 के आसपास न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं और अगर वहां पर अटैक हुआ है तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। ऐसे में बड़ी अपडेट यह है दोस्तों की इस मामले को लेकर दुनिया भर से अलग अलग रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अचानक से G7 यानी दुनिया की 7 बड़े शक्तिशाली, जिसे आर्थिक तौर पर संपन्न देश कहा जाता है, ऐसे 7 बड़े ग्लोबल पावर ने मिलकर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान को तत्काल प्रभाव से यानी तुरंत एक बड़ा फैसला लेना चाहिए और ईरान को किसी भी तरीके से हालात खराब करने की जगह अब इमीडिएट और अनकंडीशनल यानी तुरंत और बिना शर्त इस तरीके के हमलों पर रोक लगानी चाहिए। यानी दोस्तों G7 ये मांग कर रहा है ईरान से और बार बार ये मांग कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि G7 वाले भी अब दहशत में आ गए हैं, क्योंकि ईरान अटैक अब आसपास के इलाके में नहीं कर रहा, यानी हमले दूर
दूर तक कोने कोने तक किए जा रहे हैं। दोस्तों सोचिए, ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर एक टापू डियागो ग्रासिया पर सीधा अटैक किया गया दोस्तों, और अमेरिका समेत पूरी दुनिया चौंक गई कि इतना दूर तक ईरान मार सकता है क्या। अब तक दोस्तों ईरान कहता था कि वो केवल 2000 किलोमीटर तक मार सकता है, लेकिन ईरान ने जो ताकत बीते दिन दिखाई है, 22वें दिन दिखाई है, उससे दुनिया चौंक चुकी है। और ये लिमिट का कुछ अता पता नहीं है, हो सकता है कि अमेरिका तक भी ईरान मार दे। ऐसे में दोस्तों जो भी अपडेट से जुड़ी आती रहेगी, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी सामने आती है, जहां पर सऊदी ने एक बयान जारी किया है दोस्तों, और सऊदी ने कहा कि ये ऑर्डर है कि जल्द से जल्द ईरान की जो एम्बेसी है, जो ईरान का सफारत खाना है सऊदी अरब के अंदर, उसको खाली किया जाए। उन्होंने जल्द से जल्द ईरान को खाली करने के लिए बोला है दोस्तों, और इससे जुड़ी हुई जो मिलिट्री यानी फौज की चीजें हैं उन सबको हटाने के लिए बोला जा रहा है। एक तरीके से सऊदी अरब अब ईरान को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहा है, जिससे पता चलता है कि आने वाले दिनों के अंदर सऊदी और ईरान के ताल्लुकात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें केरल के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है दोस्तों। इसमें 37 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक 140 सीटों में से 92 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस पर पूरी चयन की प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में केसी वेणुगोपाल एक साथ एकजुट दिखाई दिए। दोस्तों हुआ यह कि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी थी, लेकिन अचानक से 10:30 बजे के आसपास राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। और चर्चा इस बात को लेकर की जाती है कि केरल के अंदर कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। कई सारे उम्मीदवारों को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चा चलती है दोस्तों। राहुल गांधी ने फैसला लिया कि हम लोग केरल के अंदर जो उम्मीदवार तय कर रहे हैं वो केवल केरल के राज्य इकाई से आए इनपुट के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो ग्राउंड की रिपोर्ट, जो सर्वे की रिपोर्ट है, उस आधार पर भी किया जाएगा। और ये तय है कि चुनाव उन लोगों को लड़ाया जाएगा जो लोग पार्टी को जितवा भी सकते हैं, और जिन लोगों को आगे हमें करना है, चाहे युवा हो या फिर समाज के अलग अलग तबके के लोग हो, यानी जो पूरा सोशल कॉम्पोजिशन है दोस्तों, यानी समाज का एक इमेज होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के सीट बंटवारे में। इस तरीके की फिलोसफी है राहुल गांधी की, फलसफा है, और ये बात एकदम सही भी है, क्योंकि समाज में जिस तरीके से जितनी आबादी जिसकी है उसको कांग्रेस पार्टी को सीटें देनी चाहिए। इससे ही सामाजिक न्याय हो पाएगा। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसी बात को लेकर रात में 2 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद लिस्ट फाइनल की गई। फिर राहुल गांधी के मोहर के बाद ये लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है दोस्तों। इसी के साथ में गुजरात के विधानसभा में अगले सप्ताह पेश होने वाले, यानी सोमवार मंगलवार के बीच में पेश होने वाले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के कानून को लेकर राज्य के अंदर सरगर्मियां तेज हो गई है दोस्तों। ईद उल फितर के मौके पर अहमदाबाद के ऐतिहासिक जामा मस्जिद के बाहर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के कार्यकर्ताओं ने आने वाले कानून को लेकर जोरदार तरीके से विरोध किया दोस्तों। खिलाफत की और प्रदर्शनकारियों ने यूसीसी हटाओ, यूसीसी वापस लो के नारे लगाए, और ये प्रदर्शन बिना किसी पुलिस की अनुमति के हुआ ऐसा दावा किया गया दोस्तों। कुल मिलाकर 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर जो पुलिस काम करती है दोस्तों, लोगों को प्रदर्शन नहीं करने देते और कहते हैं कि बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रहे हो, और इसके बाद फिर हिरासत में लिया गया है। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को आवाज नहीं उठाने दी जा रही है, लेकिन फिर आंदोलन बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यूसीसी एक ऐसा मामला है दोस्तों जिसे लेकर मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरीके से डंके की चोट पर वापस लेने की मांग करेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों के धार्मिक आजादी में सीधे तौर पर दखल देने वाली बात है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 23 मार्च को गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों, और गुजरात में राहुल गांधी का दौरा इस दौर में हो रहा है जब राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने की हर तरीके से कोशिशें कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है लगातार हर कोने में घूमकर पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर यानी यूसीसी के मामले को लेकर राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं मुद्दे को उठाते हुए दिखाई देंगे। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के खिलाफ अगर कोई नेता बोला तो उस पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा हुआ है दोस्तों, और पार्टी के एक बड़े नेता को भी जमीनी हकीकत बता दी गई है दोस्तों। अपडेट यह है कि झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। पार्टी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप यानी प्राथमिक सदस्यता से रद्द कर दिया है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के खिलाफ उल्टा बयान देने के मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। स्टेट मीडिया इंचार्ज यानी राज्य के जो प्रवक्ता है दोस्तों, मीडिया इंचार्ज है राकेश सिन्हा, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के झारखंड के चेयरमैन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी यानी अनुशासन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर ओरान ने यह बड़ा फैसला लिया है, और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इंडिया गठबंधन को कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, चाहे कांग्रेस का नेता हो या फिर इंडिया गठबंधन की पार्टी का कोई और नेता हो, जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उल्टा बोलता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपस में पार्टियों के विश्वास बढ़ेगा कि ठीक है, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश करने वालों को दूसरी पार्टी में रहने का मौका नहीं दिया जा रहा, कार्रवाई की जा रही है। इसे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी और ज्यादा आपस में एकजुट होगी दोस्तों, मजबूत होगी। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे और भी एग्जाम्पल देश के अलग अलग कोनों में सेट
किया जाना चाहिए ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन देश को बचाने का एक विचार है। पर कोई भी हमला करे तो उस पर पहले कार्रवाई करते हुए उसको पार्टी से 2 मिनट के अंदर बाहर करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने ये एग्जाम्पल दिया है दूसरी पार्टियों को दोस्तों। और आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें चित्रा त्रिपाठी के डिबेट में फिर से हुआ ऐसा बवाल की कांग्रेस की प्रवक्ता डिबेट को छोड़कर चली गई। दोस्तों एक महिला ने खुद को आम जनता बताते हुए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता का मजाक उड़ाया। यानी बहुत सारे लोगों को बिठाया जाता है डिबेट के दौरान सामने दोस्तों, और वो ज्यादातर लोग कौन सी मानसिकता के होते हैं सबको पता है। न्यूज चैनल वाले जानबूझकर उन लोगों को लेकर आते हैं जिनकी मानसिकता भाजपा वाली होती है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की महिला प्रवक्ता पर उल्टे सीधे बयान दे रही थी। तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने चित्रा त्रिपाठी से बोला कि बीजेपी के लोगों को आम जनता बताकर आप यहाँ बिठा रखा है आपने, और खबर प्लांट करवा रहे हो, हमारे खिलाफ टिप्पणियां करवा रहे हो। इस पर चित्रा त्रिपाठी भड़क गई। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ पर बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब पूरा एनवायरमेंट पूरा इकोसिस्टम ही भाजपाइयों का आप लोगों ने बना रखा है तो यहाँ डिबेट डिस्कशन करके क्या मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि डिबेट के अंदर जानबूझकर भाजपा मानसिकता के लोगों को लाया जाता है ताकि भाजपा वाला कोई नेता छोटी सी बात बोलते तो उस पर तालियां बजाए, और जो लोग टीवी पर ये शो देख रहे हैं उनको लगेगा कि जनता ने बीजेपी वाले की तारीफ की है, कि बीजेपी वाले ने सही बात बोली होगी। कांग्रेस वाला चाहे कितनी भी सटीक बातें बोले, कितना भी फैक्ट लेकर बोले, क्योंकि वहां पर बैठे भाजपाई मानसिकता वाले दोस्तों तो तालियां बजाएंगे नहीं। तो आम जनता जो टीवी पर देख रही है उनको लगेगा कि ये शायद कोई बड़ी बात नहीं बोली होगी। यानी एक तरीके से सोशल प्रेशर वाला साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही किया कांग्रेस की प्रवक्ता ने, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध एकदम उल्टा पड़ गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किए जाने को लेकर विवाद गहरा गया। एबीवीपी यानी बीजेपी से जुड़े हुए छात्र संगठन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जिन्ना को ऐसे किसी भी पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जा सकता, यानी जिन्ना के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा बिल्कुल सही बात है, जिन्ना के बारे में देश की जनता और देश के लोग क्यों पढ़ेंगे। कांग्रेस ने कहा यह बात भी सही है, और साथ साथ जिन्ना के साथ में वीर सावरकर आरएसएस के माधव सदाशिव गोलवालकर को भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि एक सिक्के के दोनों पहलू है। दोनों ने कहा था कि भारत को विभाजित कर देना चाहिए, भारत को 2 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, और टुकड़ों में बांटवाने वाले ये दोनों लोग हैं, दोनों तरीके के विचारधारा वाले लोग हैं। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि ना तो जिन्ना को पढ़ाया जाए, ना सावरकर को, और ना ही माधव सदाशिव गोलवालकर को पढ़ाया जाए। इन तीनों को किसी भी करिकुलम में नहीं पढ़ाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम भी आंदोलन तेज करेंगे और कोशिश करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि अली जिन्ना के साथ साथ सावरकर और गोलवालकर किसी को नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप भी मानते दोस्तों की बात एकदम सही है, मोहम्मद अली जिन्ना और गोलवालकर और सावरकर तीनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें शंकराचार्य जी ने एक ऐसा बड़ा दावा किया है जिससे पता चलता है कि कैसे देश के अंदर अलग अलग मुद्दों पर केवल राजनीति की जाती है। दोस्तों शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य है, उन्होंने कहा कि इंद्रेश कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं जो संघ के प्रचारक है, जो मुस्लिम मंच चलाते हैं। अभी हाल ही में एयरपोर्ट पर मेरी उनसे मुलाकात होती है, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमने आरएसएस के मुस्लिम मंच ने हाल ही में 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुस्लिम घरों में करवाया है। हमने उनसे पूछा कि सब क्यों किया, ये सब क्यों किया आपने, तो उन्होंने कहा कि हमारे घरों की लड़की उनके घर जाकर उनको बदल देगी। इसके बाद शंकराचार्य ने कहा कि लड़कियों को ससुराल में जाकर ससुराल के हिसाब से काम करना पड़ता है, वो ससुराल के हिसाब से हो जाती हैं, तो बदलने की तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद शंकराचार्य ने कहा ये लोग खुद जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देश के अंदर लव जिहाद चल रहा है, इस तरीके की बातें की जाती है केवल और केवल एक समुदाय को टारगेट करने के लिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये शंकराचार्य के शब्द हैं, और शंकराचार्य झूठ नहीं बोला करते, ये बात सबको पता है। बल्कि लोगों ने तस्वीरें भी दिखाई कि लॉन्च में, जिस एयरपोर्ट के लॉन्च में उन्होंने मुलाकात की थी इंद्रेश कुमार से, वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर है दोस्तों। ऐसे में इंद्रेश कुमार ने आकर अभी तक मना तक नहीं किया। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर किस तरीके की साजिश हिंदू समाज के खिलाफ ही की जा रही है, और आरएसएस वालों ने किस तरीके से देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों के खिलाफ ही एक बड़ी साजिश रच रखी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भारतीय जनता पार्टी और संघ को हिंदुत्व की राजनीति पर पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख देंगे, और आप भी मानते हैं कि शंकराचार्य ने कहीं ना कहीं सच्चाई देश के सामने रखनी शुरू कर दी, और इस बात की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ पौंडुचेरी के अंदर आखिर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से पौंडुचेरी के अंदर बड़े भाई की भूमिका में रही है। यानी कांग्रेस पार्टी ही ये तय करती है कि राज्य में चुनाव किन मुद्दों पर लड़ना है, और कांग्रेस पार्टी का नेता ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि डीएमके पौंडुचेरी के अंदर अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहती है, बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। डीएमके ज्यादा सीटें चाहती है दोस्तों, बल्कि डीएमके ने तो कांग्रेस पार्टी के पौंडुचेरी के 2 जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी सीट की डिमांड कर दी है। इससे पता चल रहा है कि पौंडुचेरी के अंदर कहीं ना कहीं डीएमके जबरदस्ती का विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी पौंडुचेरी के अंदर कम सीटों पर नहीं लड़ेगी, क्योंकि पौंडुचेरी के अंदर अगर कोई सरकार बना सकता है तो कांग्रेस पार्टी बना सकती है, क्योंकि भाजपा ने जो सरकार पौंडुचेरी में बना रखी है दोस्तों, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के लोग तोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई है। क्योंकि पौंडुचेरी की मानसिकता कांग्रेस वाली है, तो कांग्रेस यहाँ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या इस मामले को लेकर पौंडुचेरी में डीएमके के साथ गठबंधन तोड़ती है। अगर ऐसा होता है तो फिर थालापति विजय एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी जाकर पौंडुचेरी का चुनाव लड़ सकती है। और तमिलनाडु में तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी 10 सीटें 15 सीटें जितना भी जीते उससे कुछ
खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार या तो डीएमके की बनेगी या फिर एआईएडीएमके की किसी दूर संभावना में जाकर बनेगी। तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका काफी कम है, लेकिन पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, ये बात एकदम तय दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसे में पुडुचेरी में देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें अब में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए भूपेन बोरा को बीजेपी के नेता हिमंता विश्व शर्मा ने बिहपुरिया सीट से मैदान में उतार दिया। वो ये रहा है कि बिहपुरिया सीट के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि बाहर से कांग्रेस के एक व्यक्ति को लाकर यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है, हम इनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। दूर दूर तक कोई मतलब भी नहीं बनता। और नाराज कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कि बीजेपी के जो सांसद है दोस्तों, स्थानीय सांसद रंजीत दत्ता, उनको घेर लिया और कहा कि उम्मीदवार वापस करिए, पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मैदान में उतारिए, तब जाकर हम लोग वोट करेंगे, वरना कार्यकर्ता नाराज है, इस सीट पर हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जिता सकते जो दूसरी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी में आया हुआ है। यानी हिमंता विश्व शर्मा ज्यादा दिमाग लगा रहे थे दोस्तों, और यहाँ अपने कार्यकर्ताओं ने दिमाग लगाना बंद करवा दिया और कह दिया है कि कार्यकर्ता अगर लड़ेगा तो सपोर्ट करेंगे, वरना कोई मतलब नहीं है। साथ साथ दोस्तों केरल के अंदर केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी और सीपीआईएम के बीच में गुप्त समझौते का एक दावा करते हुए कहा कि दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि केरला के अंदर जैसे तैसे सरकार बना ले, लेकिन केरल की जो स्थिति है उससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ गठबंधन अच्छी खास मजबूत स्थिति में है और इस बार लेफ्ट पार्टी को हराकर केरल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ेंगी, एमएसएमई पर गहरी चोट पहुंचेगी। राहुल गांधी के इन बयानों से एक बात साबित है कि राहुल जो बोलते हैं वो हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है देश का दोस्तों की बीजेपी की सरकार चुनाव के टाइम में डीजल पेट्रोल के दाम में थोड़ा कम बढ़ोतरी कर रही है, क्योंकि उनको पता है ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन सबको पता है कि आने वाले दिनों के बाद महंगाई का बम फूटेगा, क्योंकि पैसा वसूला अंत तो गत्वा जनता से ही जाएगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।